हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे बाबर पार्ट 2। इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बाबर कौन थे, वो कहाँ से आए थे, बाबर ने इंडिया पर क्यों इन्वेड किया था और साथ ही हमने जाना था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसे एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। आइए स्टार्ट करते हैं बाबर पार्ट 2, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। बाबर और उसके चीफ्स इंडियन क्लाइमेट को डिसलाइक करते थे और इसीलिए बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर के आर्मी और उसके नोबल्स सेंट्रल एशिया में वापस चले जाना चाहते थे, लेकिन बाबर इंडिया में रुकना चाहता था। बाबर और उसकी आर्मी इंडिया के कल्चर में भी अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तीसरी प्रॉब्लम जो बाबर को फेस करनी पड़ रही थी वो था राजपूतों का विरोध। कई राजपूत राजा मेवाड़ के रूलर राणा सांगा की लीडरशिप में संगठित हो गए थे ताकि वो बाबर को इंडिया से बाहर भगा सकें। बाबर की फोर्थ प्रॉब्लम थी कि अफगान्स दिल्ली में तो हार गए थे, लेकिन अभी भी वो एक स्ट्रांग फोर्स थे इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल, और ये सभी अफगान रूलर्स अब रीयूनाइट कर रहे थे। आइए अब जानते हैं बाबर ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे जीत लिया। सबसे पहला काम बाबर ने ये किया कि उसने अपने एसोसिएट्स, अपनी आर्मी, अपने नोबल्स को परसुएट किया कि वो इंडिया में रुक जाएं और अपने सीज प्रोविंसेस को कंसोलिडेट करें। बाबर ने अफगान्स को डील करने के लिए अपने बेटे हुमायूं को ईस्टर्न इंडिया में भेज दिया। अब बाबर की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी मेवाड़ के राजा राणा सांगा को डील करना, क्योंकि कई राजपूत लीडर्स राणा सांगा के साथ जुड़ चुके थे। राणा सांगा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर बाकी सेंट्रल एशियन रूलर्स की तरह पानीपत की बैटल के बाद काबुल वापस लौट जाएगा। बाबर भी ये बात जानता था कि अगर वो राणा सांगा के इन्फ्लुएंस को क्रश नहीं करेगा तब तक वो इंडिया में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं कर सकता है। अल्टीमेटली हुई थी बैटल ऑफ खानवा इन 1527, जिसमें राणा सांगा की डिफीट हुई थी। आइए अब जानते हैं बैटल ऑफ खानवा के बारे में। बाबर ने पानीपत की लड़ाई के समय राणा सांगा के साथ अलायंस कर लिया था और राणा सांगा ने भी सोचा था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद अफगानिस्तान वापस लौट जाएगा। लेकिन जब बाबर ने इंडिया में स्टे करने की अपनी इंटेंशन दिखाई, तब राणा सांगा ने बाबर के अगेंस्ट कई राजपूत रूलर्स को कंसोलिडेट कर लिया। खानवा की बैटल में राणा सांगा ने एक ग्रैंड अलायंस किया था कई राजपूत रूलर्स के साथ और कई अफगान रूलर्स को भी इंक्लूड किया था। राणा सांगा की मदद कर रहे थे महमूद लोदी भी, जो कि सिकंदर लोदी के बेटे थे और जिनको अफगान्स ने अपना न्यू सुल्तान डिक्लेयर किया था। आगरा के पास खानवा में ये दोनों आर्मीज मिली 16 मार्च 1527 में। राणा सांगा की आर्मी मुगल से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन बाबर की आर्टिलरी ने राजपूत सेना को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत की तरह यहाँ पर भी कैनन्स और आर्टिलरी का जमकर इस्तेमाल किया। वॉर के क्रूशियल टाइम पे रायसेन के राणा सिलहदी ने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया और बाबर की आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसके कारण पूरा पावर बैलेंस ही चेंज हो गया और अल्टीमेटली मुगल्स की जीत हुई। राणा सांगा फाइनल हिंदू रूलर्स थे जिन्होंने हिंदू रूल इस्टेब्लिश करने का अटेम्प्ट किया था। इसके बाद के सभी राजपूत रूलर्स ने कभी भी बाबर को रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं की। बैटल ऑफ खानवा के बाद आर्टिलरी और कैनन स्टैंडर्ड वेपन्स बन गए और स्लोली सभी किंग्स ने गन पाउडर, आर्टिलरी और कैनन्स का इस्तेमाल अपनी आर्मीज में बढ़ा दिया। इसके बाद फाइनली 1529 में बैटल ऑफ घाघरा में बाबर ने डिफीट किया मोहम्मद लोदी, जो कि लास्ट लोदी थे जो कि दिल्ली थ्रोन को क्लेम कर रहे थे। इसके बाद बाबर दिल्ली का अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया। आइए अब जानते हैं ब्रीफ में सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर। बाबर के इंडिया को रूल करने की वजह से इंडिया सिक्योर हो गया फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि काबुल और कांधार नॉर्थ इंडियन एम्पायर का पार्ट बन गए फर्स्ट टाइम सिंस द फॉल ऑफ कुशन एम्पायर, और क्योंकि इन्हीं दोनों साइड से हमेशा इंडिया पर इन्वेजन्स होते थे और अब ये दोनों साइड्स बाबर के कंट्रोल में थी, इसीलिए इंडिया फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट रहा अगले 300 साल तक। बाबर की नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है मुगल सल्तनत को स्टैब्लिश करने में। बाबर की विक्ट्रीज के कारण इंडिया का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिस्टोर हो पाया और इसी के कारण अकबर आगे चलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। बाबर की नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये रही कि बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत में इंडिया में थियोक्रेसी थी,
इस्लाम स्टेट का रिलीजन था और हर रूलर खलीफा की बात सुनता था। दिल्ली सल्तनत के सभी रूलर्स अपने आप को सुल्तान कहलाते थे। सुल्तान का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। बाबर फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जिसने ये प्रैक्टिस को एबॉलिश कर दिया था और बाबर ने बादशाह का टाइटल एज्यूम किया था और इस वजह से खलीफा से सारी टाइज तोड़ दी गई थी। बाबर ने खुद को थियोक्रेटिक इन्फ्लुएंस से फ्री कर लिया था। इसीलिए ये भी माना जाता है कि बाबर फर्स्ट मुस्लिम रूलर था मिडिवल इंडिया में जिसने वो फाउंडेशंस रखी जिसके कारण इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बन पाया। आइए अब जानते हैं बाबर की सिग्निफिकेंस फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। काबुल और कंधार का इंडिया से जुड़ जाने के कारण इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो गया था क्योंकि ये दोनों टाउन्स हिस्टोरिकली ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट थे और इसी कारण से इंडिया भी ट्रांस एशियन ट्रेड में शामिल हो पाया। बाबर की नेक्स्ट सिग्निफिकेंस थी न्यू साइंटिफिक वॉर स्ट्रेटजी। बाबर ने इंट्रोड्यूस की थी न्यू स्टाइल ऑफ वॉरफेयर। बाबर ने ही स्टार्ट की थी स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द आर्मी इनटू डिविजन्स एंड कीपिंग सम ट्रूप्स इन रिजर्व। बाबर के आने से पहले इंडियन बैटल्स में गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता था। बाबर के कारण ही कैनन्स, गन पाउडर और आर्टिलरी इतने फेमस हुए। आइए अब जानते हैं बाबर की कुछ पर्सनल ट्रेट्स। बाबर एक नोटेबल स्कॉलर था इन अरेबिक एंड पर्शियन। उसकी मदर टंग थी छगटाई टर्किक। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग बाबर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।